हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने एलिमेंट और कंपाउंड को पूरे कंप्लीट रूप से देखा था और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मिक्सर और उसके प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ मिक्सर को कंप्लीटली देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका क्लास मैराथन की तरह ही होगा। इसमें भी हम लोग लगभग 2 पार्ट को कंबाइन करके देखेंगे। फिर इसके अगले पार्ट में हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सर का एक कंप्लीट वीडियो देखेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे मैसेज करते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप करते हैं कि सर साइंस का कंप्लीट कोर्स लेना है। तो आपका साइंस का कंप्लीट कोर्स धुड़ीना ऐप पर अवेलेबल है। और आप में से बहुत सारे ये भी कहते हैं कि सर साइंस के न्यूमेरिकल का कोई कंप्लीट बैच हो तो बताइए। हाँ, मैंने आपके साइंस के न्यूमेरिकल का कंप्लीट बैच, जो आपका ईच एंड एवरी टॉपिक, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक का एक समावेशन करके टोटल 60 आवर का कोर्स योर क्लासेस पे न्यूमेरिकल के लिए अवेलेबल है। आप वहां से जा करके कोर्स इनरोल कर सकते हैं और आपके न्यूमेरिकल के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सर, मिश्रण के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने इसका बहुत बार नाम सुना होगा, मिश्रण का। इसको हम लोग इंग्लिश में मिक्सर कहते हैं। इंग्लिश में मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती होगी, किसी को हिंदी ज़्यादा समझ में आती है, तो दोनों साथ में चलेगा। चलिए, मिश्रण की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो 2 पार्ट देखा, तत्व और योगी, उसमें ये देखा कि तत्व आपका एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो क्या होता है कि किसी भी तरीका से 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है। जबकि आपने यौगिक के बारे में देखा कि यौगिक आपका ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसको आप रासायनिक विधि से क्या करते हो कि 2 या 2 से अधिक पार्ट में, या आप सरल रूप में कहो कि उसके अवयवी तत्वों में आप उसको अलग कर सकते हो। किस मेथड से? रासायनिक मेथड से। तो ये जो 2 थे आपके एलिमेंट और कंपाउंड, एक तो टूट ही नहीं रहा था और एक टूट रहा था। कंपाउंड अगर टूट रहा था तो केमिकल मेथड से टूट रहा था। तो अब सिंपल है कि सर मिक्सर क्या होगा। टूटने की बात तो बाद में आएगी, पहले ये जानना जरूरी होगा कि मिश्रण होता क्या है। मिक्सर हम लोग किसको बोलते हैं। आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी इस चीज़ को फील किया होगा। आप कई बार इस चीज़ से मुखातिब भी होते हैं, मिलते भी हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ। आप लोग भूजा खाते होंगे, मिक्सर खाते होंगे, मार्केट में जाते हैं या घर में भी कहीं भी। तो क्या आप जो भूजा खाते हैं उसमें आप जो बहुत सारे चीज़ मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, मिर्च मिलाते हैं, प्याज मिलाते हैं, तो क्या एक मानक होती है, आपकी माप होता है। आप कहते हो सर स्वादानुसार मिला देते हैं, जैसा टेस्ट चाहिए वैसा कर देते हैं। तीखा ज़्यादा चाहिए तो मिर्च उसमें ज़्यादा डाल देते हैं, नमकीन ज़्यादा होना चाहिए तो नमक ज़्यादा डाल देते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो नमक है, मिर्च है, या फिर आप उसमें मिक्सर कोई और डालते हो। मिक्सर बोले तो हम लोग के इधर में दालमोट बोलते हैं उसको, जिसको आप लोग नमकीन बोलते होंगे, बहुत जगह बोला जाता है। तो जो नमकीन डालते हैं हम उसमें, तो ये सारी चीज़ें एक सही मानक के रूप में नहीं होती है। 5 ग्राम 10 ग्राम इसके रूप में नहीं होते, टेस्ट के अनुसार मिलाते चले जाते हैं। तो ये सारे हैं क्या एक्चुअली, नमकीन, नमक, मिर्च, प्याज, ये सब के सब पदार्थ हैं। और इन सब को क्या कर रहे हो कि जैसे मन हो रहा है वैसे आप मिक्स कर दे रहे हो, बस टेस्ट के लिए। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स अनुपात नहीं है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, कोई भी रेशियो में मिला देते हैं, तो हम लोगों का मिश्रण तैयार हो जाता है। मतलब क्या कि डेफिनेशन की जब हम लोग इसके परिभाषा की बात करें तो क्या कहते हैं कि सर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला देने के फलस्वरूप
फलस्वरूप मिश्रण बनता है। फलस्वरूप का मतलब हुआ के बाद, मतलब यहाँ पे आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण बनता है। When the two or more than two matters are combined together in any ratio, then the mixture are formed। तब आपका क्या होता है, मिक्सर फॉर्म होता है, मिश्रण तैयार होता है। अब आप कहेंगे कि सर जो आप जोड़ने और तोड़ने की बात कर रहे थे, जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड की बात करा इसमें, तो क्या मिक्सर को हम लोग अलग कर सकते हैं क्या? आप खुद ही सोचो ना, जो अभी आपने भुजा तैयार किया था, आपको अगर उसमें से मूंगफली अच्छा लगता है तो आप चुन चुन के खाते तो हो ना मूंगफली को। अगर आपको प्याज थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप प्याज चुन के खाते तो हो ना। तो आपने क्या उससे पहले क्या जो भुजा तैयार किया था उसमें ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया था, अभी आप उसको चुन चुन के खा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप उसको हैंड से पिक करके हाथ से उठा के खा रहे हो, मतलब मिश्रण में से उसके अवयव को अलग निकाल रहे हो। सीधे शब्दों में कह देते हैं हम लोग इसके बारे में क्या, कि मिश्रण को भौतिक विधि से, यहाँ पे मिश्रण को नहीं लिखिए, मिश्रण के अवयव को, तब ज़्यादा सटीक रहेगा, के अवयव को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। अच्छा आप देखो, अभी तो मैंने ये लिख दिया, आप कहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो नहीं समझ पा रहे होंगे सर भुजा और मिक्सर ये वाली बात, तो वो कहेंगे सर आपने मिक्सर का तो एग्जाम्पल दिया ही नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दूँ सीधा साधा, कि बालू और नमक दोनों को आप मिला देते हो, बालू और नमक, इस दोनों को आप क्या करते हो, मिला देते हो। तो इस दोनों में से आप बालू को और नमक को तो अलग कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। या हम कहें कि सर बालू मिला देते हैं और गिट्टी मिला देते हैं। गिट्टी समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग छर्री कहते हैं, छत ढलाई में जो काम आता है। तो क्या बालू से आप गिट्टी नहीं अलग कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं, चाल देंगे बालू चलने से हो जाएगा अलग। या फिर हम बोलें आपको कि आप लोग में से बहुत ये दिमाग लगा रहे होंगे कि बालू को नमक से कैसे करें, तो आपको मैं बताऊं, प्रक्रिया है मिश्रण के पृथक्करण, अलग करने की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हम लोग जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे डील करेंगे। ऐसे आप समझ लीजिए कि बालू और नमक को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। अब दूसरी बात कि जब सर ये सारे मिश्रण हैं तो क्या नमक और पानी मिश्रण नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली नमक और पानी का भी मिश्रण ही होता है। तो क्या सर दूध और पानी का मिश्रण नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली दूध और पानी का भी मिश्रण क्या है, आपका मिश्रण ही है, क्योंकि जो आपका दूध बेचता है अपने प्रॉफिट के लिए वो उसमें पानी को माप के नहीं मिलाता है, एक फिक्स रेशियो में नहीं मिलाता है, जैसे मर्जी होता है उसको उस तरह से वो मिला देता है। मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर अब हम मिक्सर की बात करें तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने के फलस्वरूप मिश्रण बनता है। तो बालू और नमक को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा। बालू और गिट्टी को किसी भी रेशियो में मिला देंगे, कोई फिक्स है? या बालू में कंकर मिला हुआ है तो कोई फिक्स रहता है कि कंकर किस अनुपात में मिला हुआ? नहीं। नमक और पानी को जैसे मन हुआ अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं। दूध और पानी को अपने फ़ायदे के लिए जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। मतलब क्या कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ अनिश्चित अनुपात में मिला हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल हैं बालू और नमक का मिश्रण, बालू और गिट्टी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण। आपका जो हवा है वो भी आपका क्या है, एक मिश्रण है। एयर इज ऑल्सो अ मिक्सर। क्योंकि इसमें भी जो बहुत सारे गैसेज होते हैं उनकी रेशियोज फिक्स नहीं होती, परसेंटेज फिक्स नहीं होती। अब आप बोलोगे कैसे? तो सर ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में 21% है, नाइट्रोजन 78% आप कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहते हो 0.003%। अगर आप कह रहे हो कि सर ये सही अनुपात में मिला हुआ है तो ऑक्सीजन 21 है तो नाइट्रोजन का भी परसेंटेज 21 होना चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं। तो एयर भी आपका क्या है, एक मिश्रण है।
आपका जो बारूद होता है वो भी क्या है, आपका मिश्रण होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मिश्रण के। यहाँ पे मेरा ये किसी भी अनुपात में इतना जोर देने का, इतना बल देने का रीज़न ये है कि अभी जस्ट आपने रिसेंटली यौगिक के बारे में देखा था क्या, कि जब दो पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्वेश्चन आपका यहीं पर फंसाता है, क्योंकि आपके माइंड में तो सिर्फ रहता है कि निश्चित अनुपात में यौगिक मिलेगा, ठीक है। अब वहीं पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने के फलस्वरूप बनता है, आपके ऑप्शन में यौगिक, मिश्रण, तत्व दे दिया रहे, तब आप क्या करेंगे? तो आप तो सोचेंगे कि सर तो हमको बताए थे कि यौगिक ही निश्चित अनुपात में मिलता है, एक वर्ड अनुपात मिल रहा है, यौगिक टिक कर दो। आपका आंसर गलत हो गया। एक निश्चित अनुपात में ना हो, अनिश्चित अनुपात में हो, तब वो क्या कहलाएगा मेरा, वो मिश्रण कहलाएगा। एंड दैट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। ये आप कह सकते हो मिक्सर के बारे में कि मिक्सर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो क्या कि मिक्सर के अवयवी तत्वों को आप भौतिक विधि से अलग कर सकते हो, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि आपने अभी जस्ट भुजा में देखा था। अब बात आती है कि सर चलो ये तो मिश्रण है, मिश्रण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मिश्रण का टाइप क्या होगा, मिश्रण का टाइप क्या होगा? या फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर मिश्रण का क्या कोई स्पेशल गुण है, जैसे आपने तत्व के बारे में बताया, यौगिक के बारे में बताया, ऑब्वियसली। तो पहले हेडिंग देंगे आप लोग मिश्रण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात कर ले पहले मिक्सर के गुण की, फिर मिक्सर के हम लोग प्रकार को भी देखेंगे, इसके बारे में आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सर। पहला क्या, पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है मिश्रण का, कि मिश्रण आपके मिश्रण समांगी या विसमांगी हो सकता है। समांगी बोले तो आप लोग इसको इंग्लिश में होमोजीनियस कहते हैं, होमोजीनस, ठीक है, समांगी या विसमांगी, हेट्रोजीनियस इसको हम लोग कहते हैं। मिश्रण समांगी या विसमांगी हो सकता है। भाई अब ये क्या होता है, इससे पीछे के पार्ट में भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये टॉपिक ही यहाँ का था, मैंने आपको क्या लिखा कि मिश्रण होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं इस दोनों के लिए आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा, इसको आप अच्छे से एक बार समझिएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जब आप शरबत बनाते हो तो शरबत में जनरली हम लोग चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, है ना। तो चीनी और पानी जब डालते हो, उसको जब आप पूरी तरह से घोलते हो, घोलने के बाद जब आपका शरबत तैयार हो जाता है और इसमें फिर आप नींबू भी डालते हो, ये भी लिख ही लो, काहे कि बहुत के मन में खटक रहा होगा मास्टरवा नींबू नहीं लिखा है। तो चीनी, पानी और जब आप नींबू को मिलाते हो तो आपका जब शरबत तैयार होता है तो भाई आप शरबत के ग्लास में स्ट्रॉ लगा करके आप ऊपर से पी लो, या फिर यहाँ से पियो, या फिर यहाँ से पियो, हर जगह पे आपका टेस्ट कैसा होगा, सेम होगा। जैसा आपको टेस्ट ऊपर में लगेगा वैसा ही टेस्ट यहाँ भी लगेगा, वैसा ही टेस्ट यहाँ भी लगेगा, हर जगह पे सेम है। आप नेक्स्ट बात कर लो एक और एग्जाम्पल की, जैसे कि आप दूध और पानी को मिला देते हो, दूध और पानी को क्या करते हो, मिला देते हो। तो जब उस दूध और पानी से मिले हुए मिश्रण को आप किसी ग्लास में ले करके फिर वही चीज़ करते हो, पीना शुरू करते हो, तो ऊपर से भी आपको दूध का ही टेस्ट आएगा, नीचे से भी दूध का ही टेस्ट आएगा, और इधर से भी आपको दूध का ही टेस्ट आएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं इन सारे चीज़ों में, इन सारे चीज़ों में देख रहे हैं कि जो मिश्रण का गुण है, जिस पर्पस के लिए मेरा मिश्रण तैयार हुआ था, शरबत हम कहते हैं मीठा लगता है, दूध का टेस्ट आप सभी को पता है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं उसके पूरे सरफेस में समान है, पूरे सरफेस में यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा, और साथ ही साथ उसके जो अवयवी कण हैं वो भी क्या है, पूरे सरफेस में समान है। मतलब क्या हुआ कि मिश्रण समांगी कब होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण में
उसके अवयवी तत्व उसके संपूर्ण सतह पे समान रूप से फैले हुए रहेंगे, समान रूप से क्या हो रहेंगे, फैले हुए रहेंगे, तब हम लोग उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब क्या कि अगर आप लिखना चाहें होमोजीनियस मिक्सर के बारे में डेफिनेशन कि समांगी मिश्रण क्या होता है, तो लिख सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों का गुण उसके संपूर्ण सतह में हो। ध्यान से लिखिएगा, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों का गुण उसके संपूर्ण सतह में हो, समांगी मिश्रण कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सर कहलाता है। जैसे में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, चीनी और पानी का मिक्सर, दूध और पानी का मिक्सर। एक और सबसे बेटर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि वाइन में, शराब में आप पानी मिलाते हो तो शराब आपका जनरली अल्कोहल होता है। आप जब मिलाते हो तो दोनों पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। अब आप शराब को ऊपर से पियोगे तो भी टेस्ट वैसा ही होगा, नीचे से पियो तो भी टेस्ट वैसा ही होगा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि पानी और अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है, पानी और अल्कोहल का जो मिश्रण होता है, वो भी क्या होता है, आपका समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होता है। दोस्तों ये एग्जाम्पल आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी और अल्कोहल का मिश्रण निम्नलिखित में से किस टाइप के मिश्रण है, तो आप कहेंगे समांगी मिश्रण है। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, विसमांगी मिश्रण की। अब ये विसमांगी का मतलब क्या हुआ? विसमांगी का मतलब आप सीधा सा समझ रहे हैं, समांगी का मतलब हुआ समान रूप से पूरे सतह में फैले रहना, विसमांगी का मतलब होता है असमान रूप से। जैसे कि मैं अभी जस्ट आपको भुजा वाला एग्जाम्पल दिया था, तो आप देखे होंगे कि जब भुजा आपका ख़त्म होने वाला होता है, जैसे जैसे लास्ट में बचा हुआ रहता है, आपको कुछ ज़्यादा नमकीन लगना शुरू हो जाता है। मतलब क्या कि नमक जो है वो सही रूप से पूरे सतह में नहीं फैला हुआ है। या आप एक और एग्जाम्पल इसका देख सकते हो कि तेल और जब पानी को मिलाते हो, तेल और पानी को, तो आप देखते होंगे कि तेल ऊपर में तैरते रहता है, पानी में पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, तो जिसके चलते इसका जो गुण है वो उसके पूरे सतह में नहीं दिख पाता है। तो ये आपका तेल और पानी का मिश्रण कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। दूसरा चीज़ एक और कि अभी जस्ट आप बालू को मिला दो, किसको मिला दो? बालू को मिला दो और पानी मिलाओ, बालू और पानी का मिक्सचर। अब बालू में पानी मिलता है? नहीं मिलता है, असमान रूप से रहता है, विसमांगी मिश्रण है। या फिर आप क्या करो कि बालू और नमक को मिला दो, बालू और नमक को मिला दो, सैंड एंड सॉल्ट को मिला दो, तो क्या ये एक संपूर्ण सतह पे इसका सारा गुण सेम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो सही अनुपात में नहीं मिला होगा। और दूसरा, नहीं मिलने के चलते क्या होगा कि उसके संपूर्ण सतह में उसके जो गुण होंगे वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे। मतलब आप साधारण भाषा में विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में क्या लिख सकते हो? तो अगर आप लिख रहे हैं तो हेडिंग देंगे विसमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और लिखेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों का गुण उसके संपूर्ण सतह में समान रूप से वितरित न हो, या और सरल भाषा में कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी कणों का गुण असमान हो, हर जगह पे असमान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दोस्तों ये डेफिनेशन हो जाती है, रटने रटाने वाली बात हो जाती है, लेकिन सवाल फिर वहीं आके अटकता है कि साइंस को जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को आप समझ नहीं पाते हो तब तक वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में नहीं रहता है। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो आपको इस दोनों चीज़ को क्लियर करा देगा हमेशा के लिए। आप इस दोनों में गौर करना, एक साधारण सा बात कि पानी और चीनी जब आप मिलाते हो तो क्या आपको उस ग्लास में चीनी का अलग लेयर दिखता है, पानी का अलग लेयर दिखता है? नहीं दिखता है। आपको पूरे के पूरे ग्लास में शरबत ही दिखता है, मतलब पानी का ही लेयर दिखता है, चीनी का बाउंड्रीज नहीं दिखता है, चीनी के कण आपको नहीं दिखते हैं। दूध और पानी को जब आप मिलाते हो तो क्या दूध और पानी में, दूध और पानी का कोई आपको बाउंड्री दिखता है कि हाँ यहाँ तक दूध है और यहाँ तक पानी है? नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप तेल और पानी को मिलाते हो तो वहाँ पे आपको एक बाउंड्री दिख जाती है कि ऊपर में तेल तैर रहा है। बालू और पानी को जब आप मिलाते हो तो एक बाउंड्री दिख जाती है कि बालू पानी के निचले सतह पे है। बालू और नमक के मिश्रण को जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे या लेंस से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बालू और नमक का जो कण है वो आपको अलग अलग दिखेगा।
मतलब हम समझाना क्या चाह रहे हैं, मेरा समझाने का सीधा सा मतलब ये है कि जो समांगी मिश्रण होते हैं, जो समांगी मिश्रण होते हैं उसके अवयवी कण आपको नहीं दिखेगा, उसके अवयवी कण आपको नहीं दिखेगा। मतलब क्या कि उसका कोई, उसके अवयवी कणों का बाउंड्रीज भी नहीं दिखेगा, सीमा भी नहीं दिखेगा कि हाँ यहाँ तक ये है और यहाँ तक ये है। जबकि जो विसमांगी मिश्रण होंगे उसके अवयवी कण आपको नंगी आंख से दिख जाएगा। तो इस दोनों में आप सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये कर सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण होगा उसके अवयवी कणों को आप नंगी आंख से नहीं देख पाएंगे, और जो विसमांगी मिश्रण होगा उसके अवयवी कणों को आप नंगी आंख से देख पाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और कि समांगी मिश्रण के जो कण होंगे वो बहुत महीन होंगे, सूक्ष्म होंगे, लेकिन जो विसमांगी मिश्रण होगा वो उतना ज़्यादा महीन और सूक्ष्म नहीं होंगे कि जिसको आप आंख से ना देख पाओ। हाँ, कुछ केसेस में ऐसे होंगे जो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बालू और नमक की हमने बात करा, तो वो भी अगर आपका आँख कमज़ोर वगैरह है तब चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज से अब ये नहीं कहेंगे कि मिश्रण दो टाइप के होते हैं, मिश्रण समांगी और विसमांगी, ऐसा नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे कि मिश्रण का समांगी होना और विसमांगी होना ये उसका गुण है, ये क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। आइए नेक्स्ट हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की बात करें। दोस्तों जब हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि अभी देखा आपने कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में अवयव के कण आपको दिख रहे थे, या जनरल लाइफ में भी आप देखते होंगे कि जब आपके घर में मम्मी वो क्या करती है, आटा को जब चाल रही होती है, आटा से चोकर बाहर कर रही होती है, तो वहाँ पे वो छन्ना यूज़ करती है। या जब आप चाय बनाते हो तो चाय पत्ती को छानने के लिए आप छन्ना का यूज़ करते हो। कंस्ट्रक्शन का जहाँ पे काम होता है तो बालू में अगर कंकड़ पत्थर चला जाता है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जाली का यूज़ करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऊर्ध्वपातन एक फिजिकल प्रोसेस है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया है कहीं पे, जिसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ जो आपका ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाता है और जब आप उसको ठंडा करेंगे तो फिर वो सीधे ठोस में आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण भी है, गर्म करना भी है। तो ये सब कुछ भौतिक विधि है कि मिश्रण को उसके अवयवी तत्वों से अलग कर सकते हैं। तो ये इसका गुण भी है क्या कि मिश्रण के अवयवी तत्वों को, मिश्रण के अवयवी तत्वों को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, भौतिक विधि में आप लोग घबराइएगा नहीं। काहे कि भौतिक विधि जैसे कि आपका हो गया छानना, जिसको हम लोग कहते हैं छानना, या फिर वाष्पीकरण, या मैग्नेटिक सेपरेशन जो चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं, ये सबको भी हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए घबराना नहीं है। चुंबकीय पृथक्करण या फिर हम लोग वाष्पीकरण तो लिख ही दिए हम लोगों ने। एक और होता है आपका जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, अपकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये सारे आपके भौतिक विधि हैं जिससे आप मिश्रण के अवयवी तत्वों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो ये कि आपने देखा था कि यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, जबकि मिश्रण का द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अब एक और इसका प्रॉपर्टीज लिखिएगा कि आपने देखा था कि यौगिक के बनने में उष्मा ऊर्जा का निर्माण होता था, या तो उष्मा ऊर्जा अवशोषित होती थी या उष्मा ऊर्जा आपका फॉर्म होता था, इवैल्यूट होता था। लेकिन मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि चूड़ा का भूजा बना रहे हैं तो उसमें हम कहाँ से उष्मा लाएंगे। हाँ, चूड़ा को फ्राई करने के लिए हीट चाहिए, लेकिन क्या भूजा बनाने के लिए हमको हीट की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ और, शरबत बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। चाय को बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो सब हम लोग कलर को लाने के लिए करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि मिश्रण के बनने में ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है
और न ही अवशोषित होती है। मतलब यहाँ पे ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही क्या होती है, अवशोषित होती है। आप सिंपल भी कह सकते हो कि मिश्रण के निर्माण में कोई ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके 5वें प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि जो मिश्रण का गुण होता है वो उसके अवयवी तत्वों के गुणों पर निर्भर करता है। मतलब आप ये क्या कह सकते हो कि मिश्रण के अवयवी तत्वों का गुण ही मिश्रण का गुण होता है। मतलब मिश्रण यौगिक के तरह कि यौगिक का जो गुण होता था वो उसके अवयवी तत्वों के गुण से अलग होता था, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण में जो उसके अवयवी तत्वों का गुण होगा वही मिश्रण का भी गुण होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मिक्सर का। तो आप लिखेंगे इसके बारे में क्या कि मिश्रण का गुण उसके अवयवी तत्वों का गुण होता है। इसके गुण में भिन्नता नहीं होता है, समान होता है, गुण होता है। मतलब आप सिंपल वे में कह सकते हो कि जो उसके कंपोनेंटल फैक्टर हैं वही उस मिश्रण का भी प्रॉपर्टीज़ है, वही उस मिक्सर का भी प्रॉपर्टीज़ है। अब नेक्स्ट एक जो सबसे अहम बात है वो आप अपने मन में ख्याल रखिएगा उस चीज़ का, ये क्या कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी आपने मिश्रण अभी तैयार किया या मैंने जितना भी आपको एग्जाम्पल दिया उन सारे में कहीं पे भी मैंने केमिकल रिएक्शन का जिक्र किया, रासायनिक अभिक्रिया का जिक्र किया नहीं किया। मतलब अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्रण के बनने में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या नहीं होती, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं होती, क्योंकि मिश्रण के निर्माण में कहीं से भी हमको केमिकल रिएक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो आप सिंपल वे भी क्या कह सकते हैं, या अगला अगर प्रॉपर्टीज़ लिखना है तो आप उसी प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं कि मिश्रण के निर्माण में कोई भी रासायनिक प्रक्रियाएँ नहीं होती हैं। दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो सीधे सीधे है टाइप्स ऑफ मिक्सर, मिश्रण के प्रकार। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी टर्म का यूज़ करूं वो आपके माइंड में एक बार में सेट हो जाए। तो हेडिंग दीजिएगा मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सर। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि हम में से बहुत सारे कंफ्यूज होकर के ये कह लेते हैं कि सर मिश्रण जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो हम कहते हैं सर एक समांगी मिश्रण और एक कहते हैं हम लोग विसमांगी मिश्रण। अब इसके बारे में क्या कहते हैं सर? ये होमोजीनियस है और ये हेट्रोजीनियस है। दोस्तों ये टाइप नहीं होते हैं मिश्रण के, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये मिश्रण का गुण है कि मिश्रण समांगी भी हो सकता है और मिश्रण विसमांगी भी हो सकता है। आपको मैंने इससे पीछे के सेशन में ये चीज़ बताया था। जब हम मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं तो एक्चुअली में मैंने आपको मिश्रण के बारे में क्या बताया कि मिश्रण जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला देने से, निश्चित अनुपात की बात नहीं कर रहे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दो वो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। आपको ये पता है दोस्तों कि जो पदार्थ होते हैं वो जनरली जो हमारे आसपास लाइज करते हैं, जो हमारे आसपास में उपस्थित होते हैं, वो या तो ठोस अवस्था में होते हैं या फिर द्रव अवस्था में होते हैं या फिर गैस अवस्था में होते हैं। तो इसी 3 अवस्था की हम लोग बात करते हैं। प्लाज्मा अवस्था तो सामान्यतः देखने नहीं मिलती है, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन ये तीनों अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। और जनरली हम लोग कहते भी हैं, क्या कहते हैं दोस्तों मिश्रण के बारे में, कि जब हम लोग मिश्रण के अवयवी तत्व के भौतिक अवस्था के आधार पे, ध्यान से देखिएगा, मिश्रण के अवयवी तत्व के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं, के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर भौतिक अवस्था के आधार पे कैसे होगा वर्गीकरण। पहला चीज़ तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अवयवी तत्व का मतलब क्या होता है कि किसी मिश्रण में जो कुछ भी उपस्थित है
या वो मिश्रण जिस किसी भी पदार्थ से मिलके बना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे करके यहाँ पे समझाने का कोशिश करूँ कि जैसे दोस्तों आप कहते हैं कि बालू और नमक इस दोनों को आप मिला सकते हैं, तो मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। बालू और नमक आपका क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ हम लोग कहते हैं कि सर तेल और पानी भी तो मिला सकते हैं, मिला दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तेल और पानी को भी आप मिला सकते हैं। आप कहेंगे कि सर तेल और पानी तो मिल ही सकता है, साथ ही साथ क्या हम लोग गैस और पानी मिला सकते हैं? ऑब्वियसली मिला सकते हैं, क्योंकि जितने भी गैसेज होते हैं वो पानी में आंशिक रूप से, ध्यान रखेंगे पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से घुल जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हम मिला रहे हैं, एक्चुअली में ये सारी चीज़ें मिलके क्या हो रही है? आप कहेंगे कि सर ये सारी चीज़ें मिल करके मिश्रण तैयार हो रही है। क्या तैयार हो रही है? मिश्रण तैयार हो रही है। अब हम क्या कहते हैं कि बालू और नमक के मिश्रण में, बालू और नमक के मिश्रण में जो अवयवी तत्व हैं, जो अवयवी कण हैं, वो कौन कौन सा है? बालू का कण है और नमक का कण है। अवयवी का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से कोई भी पदार्थ मिलके बना होता है। तो यहाँ पे बालू और नमक के मिश्रण में बालू और नमक उसके अवयवी तत्व हैं। तेल और पानी के मिश्रण में तेल और पानी क्या है? उसके अवयवी तत्व हैं। गैस और पानी के मिश्रण में गैस और पानी क्या है? अवयवी तत्व हैं। अब सवाल उठता है क्या कि सर अच्छा ये जो अवयवी तत्व दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि बालू जो है वो ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। नमक जो है वो क्या है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। यहाँ पे तेल द्रव अवस्था में है। तेल किस अवस्था में? लिक्विड फॉर्म में होता है। और पानी आपका क्या है? ये भी सर द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। या हम कहते हैं सर कि पानी के साथ नमक मिला देते हैं, पानी के साथ नमक मिला देते हैं। तो यहाँ पे पानी आपका क्या है? द्रव अवस्था में, और नमक आपका क्या है? ठोस अवस्था में। यही ना हम लोग जनरली ऑब्जर्व कर पाते हैं अपने डेली लाइफ में मिश्रण के बारे में। अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ की तो नहीं बात कर रहा हूँ कि बालू और नमक ठोस और ठोस का मिश्रण है, तेल और पानी द्रव और द्रव का मिश्रण है, गैस और पानी द्रव और गैस का मिश्रण है, पानी और नमक द्रव और ठोस का मिश्रण है। यस, ऑब्वियसली हम यही चीज़ समझाना चाहते थे। क्या? मिक्सचर के अवयवी तत्वों के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण होगा। और दोस्तों इस आधार पर हम लोग क्या कहते हैं कि मिश्रण के जो प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि पदार्थ आपके आसपास में जनरली जो लाइज करते हैं, जो रहते हैं, वो आपको समानतः किस स्टेट में मिलते हैं? या तो ठोस में मिलते हैं जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं, या फिर क्या होता है कि द्रव में मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड। या फिर गैस में मिलता है। ये तीन ही स्टेट में आपको मिलता है पदार्थ। अब जब इस तीन स्टेट में मिलता है तो दोस्तों इसके आधार पे जब हम लोग मिश्रण का वर्गीकरण करते हैं, मतलब मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं सर कि एक चीज़ ध्यान से देख लो, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप ऐसे समझ गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसको फिर होल लाइफ नहीं भूलेंगे, फिर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि सर ठोस है, तो ठोस तो द्रव के साथ मिल ही सकता है। आप कहेंगे ऑब्वियसली मिल सकता है सर जी। अब ठोस द्रव के साथ मिल गया तो सर ठोस ठोस के साथ भी मिल सकता है, ठोस प्लस ठोस। अब जब ठोस ठोस के साथ मिल सकता है तो सर ठोस गैस के साथ भी मिल सकता है, ठोस गैस के साथ भी मिल सकता है। अब हम बात कर लें कि सर द्रव और द्रव का भी तो मिक्सचर अभी आपने बताया है, द्रव और गैस का भी तो मिक्सचर हो सकता है। नेक्स्ट हम कह दें कि सर गैस और गैस का भी तो मिश्रण हो सकता है। गैस और गैस का भी मिश्रण क्या हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने पहले लिखा ठोस और द्रव का मिक्सचर,
मतलब क्या कि ठोस के साथ द्रव भी मिल सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ठोस के साथ ठोस भी मिल सकता है, ठोस के साथ गैस भी मिल सकता है। मतलब क्या कि अगर आपका कोई ठोस है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ठोस के साथ द्रव भी मिल सकता है, गैस भी मिल सकता है और ठोस भी मिल सकता है। मतलब क्या हुआ कि सॉलिड, ठोस को हम लोग सॉलिड कहते हैं और द्रव को लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड मिक्सर, सॉलिड सॉलिड मिक्सर, सॉलिड गैस मिक्सर। पहला ये 3 टाइप आपको याद हो जाना चाहिए कि एक सॉलिड के साथ सॉलिड भी मिल सकता है, गैस भी मिल सकता है, लिक्विड भी मिल सकता है। तो आप याद रख सकते हो कि ठोस द्रव मिश्रण, ठोस ठोस मिश्रण, ठोस गैस मिश्रण। अब फिर नेक्स्ट द्रव द्रव मिश्रण, द्रव और द्रव मिश्रण। अब लिक्विड, 2 लिक्विड तो आसानी से एक दूसरे के साथ मिल ही जाते हैं, जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे अल्कोहल और पानी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो द्रव और द्रव मिश्रण। आपका द्रव और गैस मिश्रण, इसको आप लिक्विड गैस मिक्सर भी कह सकते हो, इसको आप गैस गैस मिक्सर भी कह सकते हो। सो अब आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, जब मिक्सर का आपसे कोई टाइप पूछे, कैटेगरी पूछे, तो आप क्या कहेंगे कि सर मिक्सर के उसके अवयवी तत्वों के भौतिक अवस्था के आधार पे कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? ठोस द्रव मिक्सर, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉलिड लिक्विड मिक्सर। ठोस ठोस मिक्सर, सॉलिड सॉलिड मिक्सर। ठोस गैस मिक्सर, सॉलिड गैस मिक्सर। द्रव द्रव मिक्सर, लिक्विड लिक्विड मिक्सर। द्रव गैस मिक्सर, लिक्विड गैस मिक्सर और गैस गैस मिक्सर। ये टोटल आपके क्या है? मिश्रण के प्रकार हैं। 6 प्रकार होते हैं टोटल। अब आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों? इसीलिए कि सर आपने इतना लेक्चर दे दिया लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला है। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, मैं इसीलिए करवा रहा हूँ। नहीं आते तो मैं भी स्किप कर देता। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, वो क्या पूछे जाते हैं कि इन सब का एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जनरली दोस्तों होता क्या है, अपने डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं तो हम सब ठोस द्रव मिक्सर को आसानी से समझ लेते हैं, ठोस ठोस मिक्सर को भी आसानी से समझ लेते हैं। ठोस गैस मिक्सर को समझना क्रिटिकल हो जाता है, एग्जाम्पल ही नहीं दे पाते। हम लोग द्रव द्रव समझ लेते हैं, अब द्रव और गैस में कंफ्यूज कर जाते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई। अब फिर गैस और गैस मिक्सर में हम लोग समझ लेते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो आइए इसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसके एक एक करके सारे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या है? पहला है आपका, देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ, आगे मैं आपको इंग्लिश में भी लिख करके बता देता हूँ, ताकि अगर कोई इंग्लिश ज़्यादा समझ रहे होंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं आए। पहला है आपका ठोस द्रव मिक्सर। दोस्तों इसको हम लोग सॉलिड लिक्विड मिक्सर भी कहते हैं। कौन सा मिक्सर कहते हैं? सॉलिड लिक्विड मिक्सर। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल दे दो जल्दी से। तो इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल, आप जो शरबत बनाते हो तो चीनी ठोस रूप में होता है और पानी आपका द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप कह सकते हो कि क्या कि चीनी और पानी का मिक्सचर, चीनी और पानी का मिश्रण, ये कैसा है? तो ठोस और द्रव का मिक्सचर है। अब आप कहेंगे सर और कोई बेटर एग्जाम्पल? ऑब्वियसली और भी आपके पास बेटर एग्जाम्पल हैं। चीनी पानी कह सकते हो तो नमक पानी भी आप कह ही सकते हो। अब आपका आयोडीन, ध्यान दीजिएगा, आयोडीन और इथेनॉल। दोस्तों इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये वही अल्कोहल है जिसका उपयोग दारू बनाने में होता है या वाइन बनाने में होता है, शराब बनाने में होता है। दारू थोड़ा सा क्रिटिकल वर्ड बोलते हैं, क्रिटिकल नहीं, देसी लैंग्वेज। चलो, चीनी और पानी, ठोस और द्रव का मिक्सर। आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन नमक की बात कर रहे हैं तो आयोडीन ठोस अवस्था में होता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि आयोडीन आपका अधातु है और अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन चमकीला दिखाई पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला दिखाई पड़ता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या है आपका? ये एक्सेप्शन है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि निम्नलिखित में से कौन से अधातु चमकीला होते हैं। तो जनरली हमारे माइंड में रहता है कि अधातु तो धूसर रंग का होता है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन हाँ आयोडीन अपवाद है, आयोडीन आपका चमकीला दिखाई पड़ता है। आप नमक को देखे होंगे, मतलब बहुत चमकते रहेगा वो, उसका जो वाइटनेस होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला होता है। अच्छा, अगर कोस्टल एरिया से जो होंगे, तटीय क्षेत्र से, जैसे कि गुजरात इलाका वगैरह से, तो वहाँ पे नमक वगैरह बनता है। तो वहाँ पे जब आप समुद्र तट के आसपास में जाएंगे तो आपको दिखेगा पूरा का पूरा एरिया एकदम चमकीला दिखाई पड़ रहा है, वाइट दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नमक का फॉर्मेशन होता है और नमक में क्या होता है, आयोडीन प्राप्त होता है उससे। तो आयोडीन आपका क्या है, ठोस है, और इथेनॉल क्या है, अल्कोहल, तो लिक्विड। तो ठोस और द्रव का मिक्सचर दोस्तों, आयोडीन और इथेनॉल या फिर आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सर को हम लोग टिंचर भी कहते हैं। टिंचर कहते हैं या टिंचर सॉल्यूशन कहते हैं। आपको याद है टिंचर सॉल्यूशन? जब आपको बचपन में कोई कट का निशान हो जाता था या कहीं पे कट हो जाता था, मतलब क्या कि खेलते धूपते आप गिर गए, पड़ गए, तो आपका स्किन कहीं से कट गया या आपको चोट लग गई, तो उस घाव पे जब आप मेडिकल में जाते थे तो वो रेड करके आपके घाव पे डालता था, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता और थोड़ा सा लहरता भी है वो, तो लगता भी है वो। तो आप क्या कहते थे, अरे लहर रहा, हटाओ इसको जल्दी से धो। एक्चुअली पता है वो क्या होता है, आयोडीन और इथेनॉल का मिक्सचर, जिसको हम लोग टिंचर बोलते हैं। और ये आपका क्या है कि उन्स वगैरह को ड्रेसिंग, मतलब घाव वगैरह को साफ करने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज होता है, टिंचर का यूज होता है। एक तरह से आप कह सकते हो इसको क्या कहते हैं उसको हम लोग, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने वाला। एंटीबायोटिक तो नहीं कहेंगे, एंटीबायोटिक दूसरा चीज़ हो जाता है। इसको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा नाम देते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, कभी अगर याद आया तो मैं बता दूंगा कि टिंचर क्या होता है। बहुत ही प्यारा सा नाम है इसका, याद नहीं आ रहा अभी। चलो ठीक है, खैर इतना याद रखना कि आयोडीन और इथेनॉल का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है आपका, कि टिंचर सॉल्यूशन होता है। और ये आपके एग्जाम में आता है, क्या आता है कि निम्नलिखित में से टिंचर मिश्रण होता है। किसका मिक्सचर होता है? तो आयोडीन और इथेनॉल का मिक्सचर होता है। एक और क्वेश्चन इस पे आता है कि टिंचर सॉल्यूशन, टिंचर विलियन जो है, या घावों पर लगाने वाले टिंचर विलियन निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होते हैं? तो आपको रहेगा ठोस द्रव का मिक्सर, ठोस का मिक्सर, ठोस गैस का मिक्सर, द्रव का मिक्सर। अब आपको वहाँ पे ध्यान लगाना है। तो अगर आपको जब तक ये ना मालूम रहेगा कि आयोडीन क्या है और इथेनॉल क्या है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? आप कहेंगे ना हो पाएगा। तो इसीलिए याद रखेंगे कि आयोडीन ठोस होता है और अल्कोहल क्या होता है आपका, द्रव अवस्था में होता है। तो ठोस और द्रव का मिश्रण कौन है आपका? टिंचर है, जिसका यूज हम लोग घाव को सूखने के लिए या घाव को बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए करते हैं, साफ करने के लिए करते हैं, ड्रेसिंग करने के लिए करते हैं। ये इसका मेन पॉइंट था। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ठोस और ठोस का मिक्सर। ठोस और ठोस का मिक्सर। अच्छा, मैं तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, बात तो करी थी इंग्लिश की। सॉलिड मिक्सर, सॉलिड मिक्सर। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो दोस्तों जब आप इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो बहुत सिंपल है, बहुत सारा एग्जाम्पल आपके आसपास में है, आप देख सकते हो। बालू और नमक का मिश्रण, मैं बहुत बार इसका एग्जाम्पल दे चुका हूँ आपको। बालू और नमक का मिश्रण किसका एग्जाम्पल है आपका? ठोस और ठोस, सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल सकते हो। थोड़ा सा स्टैंडर्ड में चले जाओ तो क्या कह सकते हो कि सर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, ये भी आपके क्या हैं? तो सर ये भी आपके ठोस और ठोस का मिश्रण है। मतलब क्या कि सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, ठोस और गैस का मिक्सचर। सॉलिड और गैस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड गैस मिक्सचर कहते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? अब आप कहेंगे क्या कि ठोस के साथ गैस कैसे मिक्स होगा? ऑब्वियसली मिक्स होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर नहीं मिक्स होगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बोलोगे सर ये कैसे? तो आपका जो प्लांट होता है वो
खेत में उगता है। और खेत की जुताई हम लोग क्यों करते हैं? खेत की जुताई हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो मिट्टी है वो क्या हो कि उसके अंदर हवा जाए, उसके अंदर क्या जाए, हवा जाए। और हवा जाने के साथ क्या होता है, जो उसका जो नाइट्रोजन साइकिल होता है वो बना हुआ रहता है। और आपको पता है कि किसी भी पौधों के लिए नाइट्रोजन कितना उपयोगी होता है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न, पौधों को सांस की भी ज़रूरत होती है और पौधे कुछ जो सांस है वो आपका मिट्टी से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब सिंपल सा बात है कि मिट्टी के कण में उपस्थित वायु किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड और गैस मिक्सर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है दोस्तों द्रव और द्रव का मिक्सर, लिक्विड मिक्सर कहते हैं हम लोग, लिक्विड मिक्सर। दोस्तों इसके बारे में क्या कहते हैं? इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल जो आपसे पूछा जाता है कि अल्कोहल और पानी का मिश्रण किसका एग्जाम्पल होता है? तो द्रव के मिश्रण का एग्जाम्पल होता है। काहे होता है? तब पानी भी कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? पानी भी कह रहे हैं और साथ ही साथ अल्कोहल भी कह रहे हैं। तो पानी और अल्कोहल दोनों ही क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। तो आप कह सकते हो कि वाटर एंड अल्कोहल मिक्सर आर बिलोंग्स टू लिक्विड मिक्सर। मतलब क्या कि अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण होगा वो द्रव और द्रव मिश्रण का उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों द्रव गैस का मिक्सर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड गैस मिक्सर। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल होता है? एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि किसी भी लिक्विड में गैस पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, वो आंशिक रूप से होते हैं, मतलब पार्शियली रूप से होते हैं। पार्शियली का मतलब क्या होता है? आंशिक रूप से होना, और आंशिक का मतलब थोड़ा सा, अंशतः मतलब थोड़ा सा। तो लिक्विड और गैस पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ मिलते हैं, थोड़ा सा पार्ट गैस का लिक्विड में मिल जाता है। जैसे कि आप अगर पानी में, जैसे कि आप पानी के पास क्या करो, या पानी में आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई भी गैस को ले जाओ तो ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पार्ट हाइड्रोजन का पानी में आ सकता है। अगर आप ऑक्सीजन डाल दें तो ऑक्सीजन आ सकता है। ऐसे आप कह सकते हो कि सर पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना ही होता है। नाइट्रोजन उसमें जा सकता है, थोड़ा सा पार्ट जाएगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा भी जा रहा है तो उसको हम लोग लिक्विड गैस मिक्सर के रूप में रेफर कर देते हैं, उसको कैटेगरीज में डाल देते हैं कि हाँ सर ये लिक्विड और गैस का मिश्रण हो सकता है, द्रव और गैस का मिश्रण हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर किसकी? गैस और गैस का मिश्रण। बहुत ही पॉपुलर सा एग्जाम्पल है इसका, और हम लोग कहते हैं सर ये है आपका एयर, हवा, और ये आपसे पूछा जाता है, इसको हम लोग वायु भी कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन किस तरह से आता है कि निम्नलिखित में से वायु मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो आपको वहाँ पे रहेगा ठोस द्रव मिश्रण, ठोस ठोस मिश्रण, ठोस गैस मिश्रण, गैस गैस मिश्रण, द्रव गैस मिश्रण। क्या देंगे? अगर आपको ये चीज़ ना पता रहेगा तो आप फिर कन्फ्यूज ही आ जाएंगे कि अच्छा ये क्या होगा। तो गैस गैस का मिक्सर आप लोग बच्चे से रटते आए हैं इस चीज़ को, क्या कि एयर इज़ अ मिक्सर ऑफ मैनी गैसेज। एयर जो होता है, हवा जो होता है, वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, और इसमें सारे गैस का जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है। हम लोग कहते हैं ना ऑक्सीजन 21% है हवा में, नाइट्रोजन 78% है आपका, फिर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। मतलब इस तरह से हम लोग क्या कह रहे हैं कि एयर में बहुत सारे और भी गैसेज हैं। एयर में क्या है? बहुत सारे और भी गैसेज हैं, और वो सारे जो गैसेज हैं वो खुद गैसेस स्टेट में है। मतलब क्या कि गैस गैस के मिक्सर में आप सबसे बेटर एग्जांपल किसका दे सकते हैं? एयर का दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं? एयर का दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे गैस क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आपका मिक्सर और मिक्सर के प्रकार होते हैं, और साथ ही साथ पिछले क्लास में जो हम लोगों ने मिक्सर का गुण देखा था ये भी। अगर आप इतना सारे को कंप्लीट करके रखते हैं तो मेरे ख्याल से मिक्सर के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करेंगे। हाँ, एक पॉइंट और आपका रह जाता है
कि आपके एग्जाम में कभी कभी आपसे मिश्रण के पृथक्करण से संबंधित, मतलब मिश्रण के अवयवी तत्वों को अलग करने से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन कर लें। एक्चुअली मिश्रण का जो पृथक्करण है ये थोड़ा सा आपका लंबा पार्ट है, इसमें आपको 2 या 3 पार्ट लगभग लगेगा समझाने में, क्योंकि भाई मेरा मानना है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, आपने मेरे पे भरोसा किया है, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज दूं, आपका रत्ती साभर कोई चीज़ ना छूटे, ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि सर आपने ये छोड़ दिया और वो छोड़ दिया। इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ही सही, लेकिन सारे चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि मिश्रण का पृथक्करण या मिश्रण के अवयवी तत्वों को अलग करना जरूरी क्यों होता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करें सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। अच्छा, आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो आप इतना प्यार से मिश्रण पढ़ा रहे थे और अभी आप मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण की बात करने लगे, ऐसा क्या हो गया। देखो होता क्या है कि आप एक सिंपल सा लॉजिक फील करो। आप अपने आसपास में देखते होंगे, आप अपने घर में देखते होंगे कि आपके आसपास में अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मतलब बिल्डिंग वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे बालू को चाला जाता है। क्यों भाई चाला जाता है? तो आपका लॉजिक क्या होता है कि सर बालू में बड़ा बड़ा गिट्टी या कंकर पत्थर हो जाता है, वो जोड़ने में, 2 ईंट को जोड़ने में उकरू पैदा करेगा, मतलब अटपटांग सा जुड़ाव होगा। इसीलिए हम लोग स्मूथली जोड़ने के लिए, 2 ईंट को स्मूथली जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि उससे जितने भी बड़े बड़े कंकर पत्थर होते हैं उसको हम बाहर कर देते हैं। एक्चुअली में आप यहाँ पे किससे किसको अलग कर रहे हो? तो आप कह रहे हो सर यहाँ पे कि कंकर पत्थर भी ठोस ही है और बालू भी ठोस ही है, इसीलिए दोनों को चाल दे रहे हैं। चूंकि कंकर का साइज बड़ा है बालू के साइज से, इसीलिए बालू आपके चलनी से नीचे गिर जाता है, जबकि कंकर आपका बाहर हो जाता है। आपके घर में जब रोटी बनता है तो जिस दिन मम्मी आटा को चाल करके रोटी नहीं बनाती, उस दिन रोटी थोड़ा मोटा बन जाता है और आप लोग फिर नाकर नुकर करना शुरू कर देते हैं। आज देखो रोटी कैसा मोटा बन गया, खाना बनाने में मन नहीं लगता, ये होता है, ऐसे होता है, हम लोग कहते हैं ना। एक्चुअली में वो क्या होता है कि आटा से जब हम लोग चोकर निकालते हैं तो जो हम लोग के पास चलनी होता है उसके होल से, छिद्र से जो आटा होता है, तो आटा का कण तो बहुत महीन होता है, पिसा हुआ रहता है गेहूं को पूरी तरह से, तो वो गेहूं पिसा हुआ पूरी महीन का निकल जाता है, लेकिन उसमें जो मोटा मोटा चोकर होता है वो बाहर रह जाता है। तो दोस्तों हम लोग क्यों कहते हैं कि सबसे पहले जो मेन मोटो होता है कि मिश्रण के अवयवों को पृथक क्यों करें, तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिसमें हमारे लिए कुछ उपयोगी पदार्थ भी मिक्स होते हैं। उसी उपयोगी पदार्थ को अलग करने के लिए मिक्सर के अवयवों को पृथक्करण करने की या अलग करने की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स हम लोग अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि सर मिश्रण में जो उपयोगी कण है, मिश्रण में, किसी भी मिश्रण में, मैं किसी एक पार्टिकुलर मिश्रण की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मिश्रण में जो उपयोगी कण है उसको उस मिश्रण से बाहर निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? मिश्रण के अवयवों को अलग करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर कहते हैं। दोस्तों जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सर इसकी उपयोगिता क्या होती है, तब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो चीज़ बहुत अच्छा है, मिश्रण में जो मान लीजिए कि कोई भी चीज़ मिक्स हो गया, अब उसको अलग अलग करना है तो कर सकते हैं, तो करेंगे कैसे? तो बाबू जिस किसी भी तरीका से करेंगे वो हम लोग का कोई ना कोई एक विधि होगा। तो अब हम लोग सिंपल वे में ये कह दें कि सर मिश्रण को हम लोग भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पीछे के सेशन में ये चीज़ बताया भी है कि मिक्सर को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। भौतिक या मैंने ये भी बताया था यांत्रिक विधि, भौतिक या यांत्रिक विधि से अलग किया जा सकता है। भौतिक या यांत्रिक विधि से क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। अब आपके मन में आएगा सवाल, क्या सवाल आएगा कि सर ये भौतिक या यांत्रिक विधि कौन कौन से होंगे?
ये भी तो समझना पड़ेगा ना। सीधे कह देंगे कि भौतिक और यांत्रिक विधि से अलग किया जा सकता है, तो आप कैसे समझेंगे? मतलब अब हमको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि मिक्सर को भौतिक या यांत्रिक विधि, तो ऐसे कौन कौन से भौतिक और यांत्रिक विधि हैं, मेथड हैं जिससे हम लोग मिश्रण के अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं? कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं हम लोग इसकी। आइए दोस्तों, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे आपके मिश्रण के अवयवों को अलग करने का मेथड है। और वो कौन सा मेथड है आपका? फिजिकल या मैकेनिकल मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में भौतिक या यांत्रिक विधि कहते हैं। पहला कौन सा आपका? अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा आपका वाष्पीकरण, इवोपरेशन। तीसरा अपसादन और निस्तारण, सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन डिस्टिलेशन। दोस्तों यहीं पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ लेंगे, प्रभाजी आसवन भी पढ़ लेंगे, और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। ये सारे आपके क्या हैं कि मिश्रण के अवयवों को अलग करने का विधि है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण के अवयवों को अलग करते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ और भी टाइप होते हैं कुछ और भी मेथड होते हैं मिक्सर के अवयवों को अलग करने के लिए, जो कि आपका बहुत ही कॉमन सा होता है, जो हम लोग कहते हैं कि हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग जिसको हम लोग कहते हैं। बड़ा चीज़ कोई रहता है तो उसको हम लोग हाथ से चुन लेते हैं, तो हैंड पिकिंग भी होता है। और एक और होता है आपका हैंड पिकिंग के बाद चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। जब कोई लोह और अलोह, मतलब क्या, जैसे कि आप सल्फर की बात करो, सल्फर के पाउडर में कोई आयरन का कील, छोटा छोटा कांटी गिर जाता है, तब आयरन की कील और सल्फर को कैसे अलग करते हैं? या आपके आटा में आयरन का कील गिर जाए तो आप कील को निकालोगे तो आपके हाथ में आटा लग जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट लेके जाते हैं, सारा आयरन का जो वो लोहा का जो कील होता है वो आपके चुंबक में स्टिक हो जाता है, सट जाता है, तो हम लोग कहते हैं हो गया अलग अलग। तो इस टाइप के मिक्सर को हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण बोलते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। एक और होता है आपका फिल्ट्रेशन। कौन सा होता है? फिल्ट्रेशन। और दूसरा अभी जो मैंने आपको चालने वाली बात बताई, सीविंग। तो ये सब दोस्तों कॉमन पॉइंट है, इसको हम लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही देख लेंगे। लेकिन जो आपका मेन, जो आपके बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो ये आपके 7 हैं जो आपको माइंड में रखना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।